नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय शिक्षा का विकास एवं इतिहास जो हमारा प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत हम आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे। और आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हम ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली पर चर्चा कर रहे थे। हम मैकाले, इससे पहले हमने मैकाले का विवरण पत्र 1835 की चर्चा की। अब आता है चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854 की चर्चा हम करना चाहते हैं। जैसे हमको पहले से पता है कि हर 20 साल बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आज्ञापत्र जारी होता था। इससे पहले 1833 में आज्ञापत्र आया था और फिर नया आज्ञापत्र 1853 में आना था। उस आज्ञापत्र को जारी किया गया और उस समय चार्ल्स वुड जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। चार्ल्स वुड जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, मुख्य थे। और उनके द्वारा एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। 19 जुलाई 1854 को उनके द्वारा एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जिसे हम उन्हीं के नाम से, चार्ल्स वुड के नाम से ही वुड का घोषणा पत्र कहते हैं। वुड के घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। यह घोषणा पत्र जो था वो 100 अनुच्छेदों का एक लंबा अभिलेख था और इसमें भारत की शिक्षा नीति और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या भूमिका होगी और क्या स्थिति होगी, इसकी चर्चा की गई। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या शिक्षा का महाधिकार पत्र भी बहुत लोग कहते हैं, कहा गया इसको। इसमें जो बातें प्रमुख थी वो इस प्रकार थी। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। पहले स्तर पर चर्चा करते हैं शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त की जब हम चर्चा करते हैं तो शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त के बारे में 3 बातें चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया था प्रशासन एवं वित्त के बारे में। पहली चीज़ थी शिक्षा का उत्तरदायित्व। पहली जो प्रशासन एवं वित्त के बारे में पहली बात जो थी वो ये कहा गया, इस आज्ञापत्र में इस बात को स्पष्ट किया गया कि शिक्षा का उत्तरदायित्व जो होगा वो कंपनी यानी कि सरकार का होगा। ठीक, शिक्षा का उत्तरदायित्व किसका होगा? कंपनी का होगा। भारत के जिन राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी उन राज्यों की शिक्षा व्यवस्था करना ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व इस घोषणा पत्र में सुनिश्चित किया गया। इसमें कहा गया, इस घोषणा पत्र में कहा गया कि कोई भी विषय हमारा उतना अधिक ध्यान आकर्षित नहीं कर सकती है जितना अधिक शिक्षा करती है। और यह हमारा जिन राज्यों में, जिन जगहों पर हमारा शासन है, हम ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है, उन क्षेत्रों के, उन राज्यों की शिक्षा व्यवस्था करना हमारा पवित्र कर्तव्य है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जहां हम शासन कर रहे हैं उन क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसलिए ये पहला प्रशासन एवं वित्त से संबंधित पहली चीज़ थी कि शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर। दूसरी बात की जाती है इसमें जन शिक्षा विभाग की स्थापना। जन शिक्षा विभाग की इसमें जो दूसरी चीज़ है सुनिश्चित की गई कि जन शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। जन शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और जन शिक्षा विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको जन शिक्षा निदेशक कहा जाता था और सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो जन शिक्षा निदेशक होता था। उसके साथ साथ उसकी सहायता के लिए उप संचालक, निरीक्षक और क्लर्कों की
नियुक्ति लिपिकों की नियुक्ति की गई और उनसे ये कहा गया कि प्रत्येक प्रांत की वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रांत की शिक्षा की रिपोर्ट इन अधिकारियों के द्वारा सौंपा जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। ये इन अधिकारियों का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया कि आप अपने राज्य की, अपने प्रांत की शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है, उसमें वृद्धि कितनी हुई है, किस तरह से इसको और बेहतर बनाया जा सके, ये सारी रिपोर्ट जो वर्षकांत होता है, वार्षिकांत जो होता है समय, वर्ष के अंत में अपनी रिपोर्ट आप प्रस्तुत करें सरकार को। तीसरी चीज़ जो थी इसके बारे में वो था सहायता अनुदान प्रणाली। सहायता अनुदान प्रणाली। वुड के घोषणा पत्र 1854 में कहा गया, जो मैकाले ने सहायता अनुदान प्रणाली एक तरफ से बंद कर दी थी, उसको फिर से बहाल किया गया और कहा गया कि बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, ये नहीं कि ये प्राच्य विद्यालय हैं या ये पाश्चात्य विद्यालय हैं, ये इस धर्म के विद्यालय, क्रिश्चियन ईसाई धर्म के विद्यालय हैं या हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म के विद्यालय हैं, इस तरह से बिना किसी धार्मिक भेदभाव के विद्यालय को सहायता अनुदान उपलब्ध किया जाए। सभी विद्यालयों को, प्राच्य और पाश्चात्य सभी विद्यालयों को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सहायता अनुदान दिया जाए, विद्यालय को संचालित किया जाए। ये प्रशासन एवं वित्त से संबंधित चर्चा थी। इसके बाद दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करते हैं जब, तो इसमें आता है शिक्षा का संगठन। शिक्षा का संगठन। शिक्षा के संगठन की बात की जाए अगर, तो इसमें नंबर 1 है शिक्षा स्तर। शिक्षा स्तर की बात की जाती है। जो वुड ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा के संगठन के बारे में सुझाव दिया, वो पहला सुझाव था शिक्षा के स्तर को लेकर। शिक्षा के स्तर को इन्होंने 4 भागों में बांटने की बात की थी। 4 स्तर बताए थे। 4 स्तरों में शिक्षा विभाजित की जाए टोटल। पहला था प्राथमिक शिक्षा, दूसरा था मिडिल, तीसरा था हाई स्कूल, और चौथा उच्च शिक्षा। चौथा था उच्च शिक्षा। इस तरह से 4 स्तर में शिक्षा को इन्होंने विभाजित करने का सुझाव। ये शिक्षा के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि शिक्षा को 4 स्तरों में विभाजित करने की बात चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि शिक्षा 4 स्तर में हो। इससे पहले जो शिक्षा होती थी वो 2 ही स्तर में होती थी। वैदिक, बौद्ध, मध्य, जो भी शिक्षा थी 2 स्तर में थी, या प्राथमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा, इसके अलावा कोई स्तर उसमें नहीं था। लेकिन यहाँ पहली बार शिक्षा के संगठन का सुझाव देते हुए चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा को 4 स्तरों में विभाजित करने की बात की। पहला प्राथमिक स्तर, दूसरा मिडिल स्तर, तीसरा हाई स्कूल स्तर और चौथा उच्च शिक्षा स्तर। ठीक। फिर इसमें अगर बात की जाती है शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में, शिक्षा के संगठन के बाद शिक्षा के उद्देश्यों की बात की जाती है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। उद्देश्य के 4 प्रमुख उद्देश्य चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में 4 प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के निर्धारित किए। पहला उद्देश्य था मानसिक विकास। शिक्षा का पहला उद्देश्य जो चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में सुनिश्चित किया वो था मानसिक विकास का उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य जो उन्होंने सुनिश्चित किया वो था पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना। यहाँ के लोगों को
पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना और उनकी भौतिक उन्नति करना। यहाँ के लोगों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना और उनकी भौतिक उन्नति करना। वुड कहते थे कि यहाँ के लोगों में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ हैं, अनेक प्रकार की रूढ़िवादिता है, इसलिए इनको पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना बहुत ज़रूरी है, वरना इनका जीवन स्तर आगे ऊपर उठाया नहीं जा सकता है। और इसके साथ साथ भौतिक उन्नत करना एक शिक्षा का उद्देश्य था। इसके अलावा तीसरा उद्देश्य था, पहला उद्देश्य मानसिक विकास करना, दूसरा उद्देश्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना, यहाँ के लोगों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराकर उनकी भौतिक उन्नति करना। और तीसरा उद्देश्य अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाकर अंग्रेजी माल की खपत बढ़ाना। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाकर अंग्रेजी माल की खपत बढ़ाना। वो कहते थे कि जब तक यहाँ के लोगों को अपने जैसा नहीं बनाओगे तब तक वो हमारा माल जो है आता है उन मालों का ये उपयोग नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाओ जिससे अंग्रेजी माल की खपत बढ़ाई जा सके। और इसके अलावा चौथा उद्देश्य जो था वो था राज्य सेवा के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना। राज्य सेवा के लिए सुयोग्य, अच्छे और प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार करना ये शिक्षा का उद्देश्य था। ठीक, अब उद्देश्यों के बाद बात की जाए तो पाठचर्या होती है। उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन जो होती है वो पाठचर्या होती है। पाठचर्या की बात की जाए तो पाठचर्या में जहाँ मैकाले ने अपने विवरण पत्र में मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति में प्राच्य भाषा और साहित्य को नकार दिया था, एकदम से अलग कर दिया था विद्यालयों में, वहीं पर उनकी इस सोच को वुड ने उनकी इस सोच को हटाया और कहा कि पाठचर्या में प्राच्य भाषा साहित्य और पाश्चात्य भाषा साहित्य दोनों को स्थान दिया जाए। हम दोनों को, घोषणा पत्र में कहा गया कि हम दोनों भाषाओं को, दोनों भाषा के साहित्यों को एक साथ फलते फूलते देखना चाहते हैं, एक साथ दोनों चीज़ों की शिक्षा दी जाए, ऐसा यहाँ पर मानना था कि पाठचर्या में प्राच्य भाषा साहित्य और पाश्चात्य भाषा साहित्य दोनों को स्थान दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ पाठचर्या में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को विशेष स्थान दिया जाए, जिससे लोगों को, यहाँ के लोगों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराया जाए और जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान है उसको यहाँ की भाषा में ट्रांसलेट कराया जाए, उसका यहाँ की भाषा में अनुवाद कराया जाए, जिससे यहाँ के लोग उसको आसानी से समझ सकें। और धार्मिक शिक्षा की, पाठचर्या में धार्मिक शिक्षा की सीमित छूट दी गई। पाठचर्या में जो थी वो धार्मिक शिक्षा की सीमित छूट दी गई। सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दी गई कि सरकारी विद्यालय में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन जो मिशनरी विद्यालय थे, जो मिशनरियों के प्रयास से चल रहे थे, ईसाई मिशनरियों के प्रयास से, उनको धार्मिक शिक्षा देने की छूट थी, लेकिन सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा की छूट नहीं थी। हाँ, हर सरकारी विद्यालय के पुस्तकालय में बाइबिल रखना अनिवार्य था। ठीक, हर सरकारी विद्यालय के पुस्तकालय में बाइबिल रखना अनिवार्य था। इसके साथ साथ पाठचर्या के बाद बात की जाए तो शिक्षण विधियों की बात की जाती है। शिक्षण विधियों की बात की जाए तो प्राथमिक स्तर पर देसी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने की बात कही गई। इससे पहले मैकाले ने शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी को रखा था, लेकिन यहाँ पर चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में प्राथमिक लेवल पर
जो देसी भाषाएं हैं, यहाँ की प्राच्य भाषाएं हैं, अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत जो भी हैं, प्राच्य भाषाओं के साथ साथ पाश्चात्य भाषाएं, अंग्रेजी, ठीक। तो देसी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने की बात कही गई। इसके साथ साथ उच्च शिक्षा, ये तो बात थी कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम जो था वो देसी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं थी, लेकिन उच्च शिक्षा का माध्यम जैसे मैकाले ने दोनों स्तर पर, प्राथमिक और उच्च दोनों स्तर पर अंग्रेजी को अनिवार्य कर रखा था शिक्षा के माध्यम के रूप में, लेकिन चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में प्राथमिक स्तर पर तो देसी भाषाओं को स्थान दिया, अंग्रेजी के साथ शिक्षा का माध्यम बनाया, लेकिन उच्च स्तर पर अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसके साथ साथ शिक्षण विधियों के बाद बात की जाए तो शिक्षक की बात आती है। शिक्षण विधियों के बाद बात की जाए तो बात आती है शिक्षक की। शिक्षक के बारे में इन्होंने कहा कि शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाए। इंग्लैंड के जो विद्यालय हैं, इंग्लैंड के विद्यालयों को आदर्श मानकर यहाँ पर शिक्षक के प्रशिक्षण से संबंधित विद्यालय खोले जाएं और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षण काल के दौरान उनको छात्रवृत्तियाँ दी जाएं, एक प्रशिक्षण शुल्क दिया जाए उनको, जिससे वो उत्साह के साथ उसमें भाग लें और उनका जीवन स्तर ऊपर उठाया जाए, ठीक। इसके अलावा शिक्षार्थी की अगर बात की जाए, शिक्षक के बाद शिक्षार्थी की बात होती है, तो शिक्षार्थी की बात करते समय कहते हैं कि विद्यालयों में जो गरीब हैं, ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, निर्धन हैं, उनको छात्रवृत्ति का प्रावधान किया जाए। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस चीज़ को कहा कि जो गरीब हैं, निर्धन बच्चे हैं, पढ़ने में उनको आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, ऐसे बच्चों को छात्रवृत्तियों की शुरुआत की जाए, ऐसे बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाएं, जिससे वो प्रोत्साहित हो आगे बढ़ें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शिक्षण संस्थाओं की बात करते हैं, शिक्षक शिक्षार्थी के बाद बात आती है विद्यालय की, यानी कि शिक्षण संस्थाएं। विद्यालय की बात अगर आती है तो एक यहाँ और बड़ा काम हुआ था विद्यालय को लेकर कि शिक्षण संस्थाएं जो हों, जो शिक्षा के स्तर हैं, उसी के आधार पर शिक्षण संस्थाएं खोली जाएं। अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग विद्यालय खोलने का सुझाव दिया गया। जैसे प्राथमिक विद्यालय, अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले प्राथमिक, फिर बात की जाए मिडिल, फिर बात की जाए हाई स्कूल, फिर बात की जाए कॉलेज, और फिर बात की जाए विश्वविद्यालय। इस तरह से एक क्रमबद्ध तरीके से विद्यालय खोलने की बात चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में कहा। उन्होंने कहा कि अभी तक जो शिक्षा चल रही है ये तर्क संगत नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है कि बच्चे को सीधे प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा पर पहुंचा दिया जाए। ऐसा नहीं होता है, उसको एक चरणबद्ध तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से ऊपर उठाया जाए। तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय हों, फिर मिडिल शिक्षा के विद्यालय हों, फिर हाई स्कूल के विद्यालय हों, फिर कॉलेज स्तर के विद्यालय हों, फिर विश्वविद्यालय स्तर के विद्यालय हों। और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं खोली जाएं, जिसमें विभिन्न स्तर की शिक्षा दी जाए। व्यावसायिक विद्यालय खोले जाएं, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, जिससे बच्चे उसको लेने के बाद आत्मनिर्भर बने और अपना जीविकोपार्जन
कर सकें। और ये भी कहा गया विश्वविद्यालय के बारे में, इससे पहले भारत में, इससे पहले 50 फुट के घोषणा पत्र से पहले भारत में विश्वविद्यालय नहीं थे, जो थे वो मध्यकाल में नष्ट हो गए थे। तो विश्वविद्यालय नहीं थे, तो यहाँ पर कहा गया कि लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर, लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर तत्काल प्रभाव से मुंबई, कलकत्ता और बाद में आवश्यकता के अनुसार मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। 3 जगह पर जो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र है, चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में देश में 3 स्थानों पर विश्वविद्यालय के खोलने का सुझाव दिया था। उसमें बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि किस आयोग ने या किस घोषणा में ये कहा गया 3 विश्वविद्यालय यानी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया गया। तो चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र 1854 में भारत में 3 विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया था। ठीक, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में, और ये 1854 में उन्होंने सुझाव दिया था और 1857 में इन 3 स्थानों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और विश्वविद्यालय इन 3 स्थानों पर शुरू हो गए। ये पहला था कि भारत में 3 विश्वविद्यालय संचालित हुए। ये विद्यालय के बारे में था। विद्यालय के बाद बात की जाती है जन शिक्षा। जन शिक्षा की बात की जाती है, तो इससे पहले हमने चर्चा की थी कि मैकाले ने जन शिक्षा बंद कर दी थी। मैकाले ने जन शिक्षा बंद कर दी थी। कैसे बंद की थी कि मैकाले का जो एक सिद्धांत था, जिसको हम छनाई सिद्धांत के नाम से जानते हैं, या उसको निस्यंदन सिद्धांत भी कहा जाता है। छनाई सिद्धांत या निस्यंदन सिद्धांत भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको फिल्ट्रेशन सिस्टम कहते हैं। ये मैकाले का सिद्धांत था। इस सिद्धांत में मैकाले ने कहा था कि शिक्षा ऊपर से छन कर नीचे की तरफ आएगी। मैकाले का मानना था कि समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षित कर दिया जाए और निम्न वर्ग के लोग उनके संपर्क में आएंगे और उनके संपर्क में आकर वो धीरे धीरे शिक्षित हो जाएंगे, तो शिक्षा ऊंचे से नीचे की तरफ आएगी। तो वहाँ एक हिसाब से जन शिक्षा एकदम से समाप्त हो गई थी। लेकिन यहाँ पर चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में छनाई सिद्धांत को समाप्त कर दिया। कहा कि छनाई सिद्धांत न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, इसलिए छनाई सिद्धांत समाप्त की जाती है और शिक्षा सभी के लिए होगी। जन शिक्षा की शुरुआत की गई। तो सही मायने में जन शिक्षा की शुरुआत चार्ल्स वुड ने यहाँ पर की। आधुनिक शिक्षा में छनाई सिद्धांत, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है कि छनाई सिद्धांत किसने निरस्त किया, तो चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में छनाई सिद्धांत निरस्त कर दिया था या निस्यंदन सिद्धांत निरस्त कर दिया था। ठीक, और सबके लिए शिक्षा का प्रावधान किया था कि शिक्षा फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि स्कूली शिक्षा की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की वृद्धि की जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें। निर्धन छात्रों की जन शिक्षा की व्यवस्था। जन शिक्षा के बाद बात की जाए तो निर्धन छात्रों की छात्रवृत्ति की बात की इन्होंने कि निर्धन जो बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए, जिससे उनकी शिक्षा हो सके। और जो व्यक्तिगत प्रयासों से, ये भी कहा इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कि जो लोग व्यक्तिगत प्रयासों से विद्यालय संचालित कर रहे हैं,
जो निजी विद्यालय संचालित कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित की जाए, ऐसे उनको प्रोत्साहन दिया जाए, सम्मानित किया जाए, जिससे वो और समाज के लोग निकल कर बाहर आएँ और व्यक्तिगत विद्यालय खोलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो सके। इसके साथ साथ और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय भाषाओं का विकास, जो भारतीय भाषाएं हैं अभी ये थोड़ी संकुचित हैं, इनका विकास और होना चाहिए। ये जन शिक्षा के बारे में था। फिर स्त्री शिक्षा की बात आती है। स्त्री शिक्षा के बारे में वुड ने कहा कि भारत में स्त्री शिक्षा की दशा बहुत अच्छी नहीं है। हम पहले भी चर्चा कर चुके थे कि जब मुस्लिम शासनकाल में जो भारत की शिक्षा थी लगभग 6% थी। जो अंग्रेज आए, जब अंग्रेज जा रहे थे तब शिक्षा जो हमारा परसेंटेज था 1947 के आसपास लगभग 18% था। तो शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और जब इस लेवल पर लिटरेसी रेशियो रेट जो था वो इस लेवल पर था, तो स्त्रियों की शिक्षा की दर क्या रही होगी, इसकी कल्पना हम स्वयं कर सकते हैं। इसलिए वुड ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि स्त्रियों की शिक्षा की विशेष ज़रूरत है। ठीक, उसके लिए स्त्रियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के विद्यालय, स्पेशली स्त्रियों के लिए विद्यालय, बालिका विद्यालय खोले जाएं और बालिका विद्यालय को विशेष प्रकार से अनुदानित किया जाए। और बालिका विद्यालय खोलने वाले जो व्यक्तिगत प्रयासों से बालिका विद्यालय संचालित कर रहे हैं या खोलना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। ठीक, ऐसा बालिका शिक्षा के लिए स्त्री शिक्षा के बारे में उन्होंने सुझाव दिया। इसके साथ साथ मुस्लिम शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा के बारे में घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत में मुस्लिमों की साक्षरता बहुत चिंतनीय है, बहुत सोचनीय है। मुस्लिमों में शिक्षा में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं लोग, इसलिए विशेष मदद की उनको ज़रूरत है। उनके लिए विशेष विद्यालय खोले जाएं और विशेष प्रकार से उनको अनुदान दिया जाए, उनको शिक्षा के लेने के प्रति प्रोत्साहित किया जाए। ठीक, इस तरह से मुस्लिम शिक्षा के लिए उन्होंने कहा था। इसके साथ साथ मुस्लिम शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी इस घोषणा पत्र में कहा गया। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कहा गया कि व्यावसायिक विद्यालय खोले जाएं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उनकी योग्यता, उनकी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा उनको दी जाए, जिससे वो आत्मनिर्भर बने और अपना जीविकोपार्जन कर सके। इसके व्यावसायिक शिक्षा के साथ शिक्षक शिक्षा की भी बात की गई। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के आधार पर यहाँ शिक्षक शिक्षा के विद्यालय खोले जाएं, इंग्लैंड के आदर्श पर विद्यालय खोले जाएं। विद्यालयों में शिक्षकों को प्रशिक्षण के समय उनको कुछ अनुदान दिया जाए, कुछ उनको प्रोत्साहन राशि दी जाए और जिससे योग्य शिक्षक मिल सके समाज को। इस शिक्षक के प्रशिक्षण की बात उन्होंने की और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण संस्थाएं खोली जाएं, इसकी भी चर्चा उन्होंने की। इन सब चीज़ों के बाद अगर हम बात करें तो बात आती है वुड के घोषणा पत्र के गुण या विशेषताएं। वुड के घोषणा पत्र के गुण या विशेषताएं, तो इसमें सबसे विशेषताओं में नंबर 1 पर अगर हम चर्चा करेंगे तो शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर, सरकार को सौंप दिया गया शिक्षा का उत्तरदायित्व कि आप जहां शासन कर रहे हैं उन राज्यों में शिक्षा की व्यवस्था करना आपका प्रमुख उत्तरदायित्व है। ये पहले इसकी विशेषता कह लो या गुण कह सकते हो। दूसरी, शिक्षा विभाग की स्थापना की गई अलग से यहाँ पर, ये इसकी दूसरी विशेषता थी कि अलग से शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और उसके लिए एक निदेशक नियुक्त किया गया और उसके सहायक तथा लिपिकों की नियुक्ति हुई जो अपने अपने प्रांत की शिक्षा प्रगति रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे, ऐसा उनसे कहा गया।
ये उसकी दूसरी विशेषता या गुण है। इसके साथ साथ सहायता अनुदान प्रणाली का आरंभ, ये भी इसकी एक गुण या विशेषता कह सकते हो कि यहाँ पर इस चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में कहा गया है कि सहायता अनुदान यानी ग्रांट सिस्टम, जो ग्रांट सिस्टम है, सहायता अनुदान प्रणाली, वो शुरू कर दी जाए और बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी प्राच्य और पाश्चात्य सभी विद्यालयों को और सभी भाषा और साहित्यों को समान रूप से अनुदान दिया जाए। फिर इसके साथ साथ निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात की गई। ये भी एक इसकी विशेषता थी कि जो निर्धन हैं, अक्षम बच्चे हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको स्कॉलरशिप, उनको छात्रवृत्ति दी जाए। इसके अगर बात करें तो शिक्षा की एक विशेषता ये भी है कि शिक्षा का स्तर जो था वो मनोवैज्ञानिक था। इससे पहले शिक्षा का स्तर मनोवैज्ञानिक नहीं कह सकते हो क्योंकि प्राथमिक से सीधे उच्च था, लेकिन यहाँ मनोवैज्ञानिक स्तर पर शिक्षा का संगठन जो था वो निश्चित किया गया। प्राथमिक के बाद मिडिल के बाद हाई स्कूल के बाद कॉलेज या उच्च शिक्षा, कॉलेज के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा। इस तरह से क्रमबद्ध कई स्तर में, 4 स्तर में प्रमुख रूप से शिक्षा को विभाजित किया गया। ये मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छा था, बच्चों की मानसिक क्षमता के आधार पर सुझाव था। फिर क्रमबद्ध विद्यालय की स्थापना की बात की गई, ये भी इसकी एक विशेषता थी। सभी प्रकार के शिक्षक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, जन शिक्षा, सभी प्रकार के विद्यालय को खोलने की बात की गई, ये भी इसकी विशेषता या गुण था। और नए विद्यालय, ज़्यादा से ज़्यादा नए विद्यालय को खोलने की बात की गई, ये भी इसकी एक विशेषता थी। और छनाई सिद्धांत को निरस्त कर दिया गया, जो जन शिक्षा के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ था। ये सबसे प्रमुख विशेषता थी इस घोषणा पत्र की। इसमें निस्यंदन सिद्धांत, जो फिल्ट्रेशन सिस्टम मैकाले ने चालू किया था, उसको हटाकर जन शिक्षा का रास्ता खोला। ये इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ थी। फिर अगर बात की जाए, अब ये थी इसकी विशेषताएं, ये थे इसके गुण। अब जहाँ गुण होता है वहाँ कुछ दोष भी होते हैं, कुछ कमियां भी होती हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। जहाँ अच्छाई है वहाँ कमियां भी होती हैं। ठीक, कमियों की अगर बात की जाए, दोष की अगर बात की जाए, तो जो इसकी अच्छाई थी उसी को आप कमी बना सकते हो। क्यों? पहली अच्छाई इसकी क्या थी? शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर, सरकार का, ये इसकी अच्छाई थी। लेकिन यही कमी भी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शिक्षा पर नियंत्रण हो गया। ठीक, कंपनी का शिक्षा पर नियंत्रण, ये इसकी कमी होगी, डीमेरिट हो गई, ये इसका दोष हो गया। ठीक, कंपनी अपने मनमाने ढंग से व्यवस्था करेगी, वो स्वतंत्र हो गई। फिर दूसरी चीज़, शिक्षा विभाग की स्थापना, ये इसकी अच्छाई थी। तो इसकी कमी भी थी कि शिक्षा विभाग की स्थापना हुई, अलग से अफसरों की नियुक्ति हुई, तो शिक्षा के क्षेत्र में लाल फीताशाही यानी नौकरशाही का श्री गणेश हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में लाल फीताशाही या नौकरशाही का श्री गणेश हुआ। फिर सहायता अनुदान प्रणाली, अगर इसकी अच्छाई थी तो सहायता अनुदान प्रणाली की शर्तें बहुत कठिन थी, जिसको ज़्यादातर प्राच्य विद्यालय जो थे वो उन शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे थे और उनको अनुदान नहीं मिल पा रहा था। इसलिए इसकी एक कमी भी थी कि सहायता अनुदान प्रणाली की शर्तें कठोर थी, ये कमी थी। फिर प्राच्य पश्चात शिक्षा साथ देने की बात की गई, लेकिन कहीं ना कहीं पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और संस्कृति के प्रचार प्रसार पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, ये इसकी कमी थी। और इसके अलावा
जो प्राथमिक लेवल पर था वो शिक्षा का माध्यम देसी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं थी, लेकिन उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा को रखा गया। ये भी इसकी एक बड़ी कमी थी, एक बड़ा दोष था। और फिर धार्मिक शिक्षा की सीमित छूट, ये इसकी अच्छाई भी थी, लेकिन इसके साथ साथ एक तरफ तो आप कह रहे हो कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक, किसी भी प्रकार का। सरकारी विद्यालय में आप धार्मिक शिक्षा का विरोध करते हैं, लेकिन हर सरकारी विद्यालय के पुस्तकालय में एक बाइबिल रखवा देते हैं। ये कैसी नीति हुई? एक तो आप विरोध भी कर रहे हैं, दूसरी बात हर विद्यालय के पुस्तकालय में आप बाइबिल रखवा दे रहे हैं। इसके साथ साथ ईसाई मिशनरियों को मिशनरी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने की छूट दे रहे हो, तो ये दोहरी नीति थी इनकी। ये भी इसकी एक कमी थी। और अंतिम जो दोष की बात की जाए, कमी की बात की जाए, डिमेरिट की बात की जाए, तो ये था कि सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी अनिवार्य था। अगर आपको अंग्रेजी ज्ञान नहीं है तो सरकारी नौकरी आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। ये भी इसकी एक कमी थी, ठीक। सरकारी नौकरी है तो अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक था, ये इसकी कमी थी। तो ये अभी किसी पेपर में आया है कि वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का या अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा है, या वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र है। ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन आया है कि वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसने कहा था, ठीक। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा किसने कहा था? तो जेम्स ने, एक जेम्स थे अधिकारी, जेम्स ने इसको वुड के घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा या भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा था, ठीक। इनकी जेम्स की बात को खारिज करते हुए भारतीय विद्वान जो थे नूरुल्ला व नायक, नूरुल्ला और नायक जो थे, उन्होंने जो वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र जेम्स ने कहा था, उसका खंडन करते हुए कहते हैं नूरुल्ला और नायक कि हमें उन अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में जिनमें कुछ इतिहासकारों ने इस घोषणा पत्र का वर्णन किया है, जिनमें कुछ इतिहासकारों ने इस घोषणा पत्र का वर्णन किया है और इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा है, कोई औचित्य इसका दिखाई नहीं पड़ता। क्यों इसको कहा गया है भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र? इसका कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, ठीक। ये चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र था और इस पर हमने चर्चा की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ये चैनल सभी प्रकार के शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित या शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है उसमें सहयोगी है, ठीक। धन्यवाद।